चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस दोहे के माध्यम से कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का वध किया और भारत के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान किस तरीके से तराइन की द्वितीय लड़ाई में हारे, राजा जयचंद जो कि एक गद्दार थे, उन्होंने किस तरीके से मोहम्मद गौरी का इस युद्ध में साथ दिया, इस सब पे बात करेंगे दोस्तों आज। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बचपन के बारे में। इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। ये अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ पैदा हुए थे। ये उस समय गुजरात में पड़ता था। और जब पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है, उसके मात्र 13 साल की उम्र में इन्हें अजमेर की राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। अब तक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि अकबर महान भी 13 साल की उम्र में राजगद्दी पे बैठ गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उससे 350 साल पहले मात्र 13 साल की उम्र में राजगद्दी पे बैठ गए थे। ये बचपन से ही काफी साहसी और युद्ध के जो गुण होते थे, युद्ध के जो कलाएं होती थी, उनमें पारंगत थे। इनके जो दादाजी थे उस समय, जो तत्कालीन शासक थे दिल्ली सल्तनत के, दादा अंगम सिंह, जब उनको इस सब के बारे में पता चलता है तो वो पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा बना देते हैं। इस बात से काफी राजपूत राजा उस समय चिंतित हो जाते हैं कि कैसे एक कम उम्र के बच्चे को राजगद्दी पे बिठा दिया गया है। और कन्नौज के राजा जयचंद तो इनसे काफी ईर्ष्या भाव रखने लगते हैं कि कैसे एक कम उम्र का लड़का दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा है। लेकिन ये युद्ध विद्या में बहुत ही पारंगत थे, पढ़े लिखे भी थे, 6 भाषाएं इनको आती थी। उसके अलावा ये गणित, पुराण, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र और सैन्य विज्ञान में भी पारंगत थे। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने अपना राज्य किस तरीके से बढ़ाया था, वो मैं आपको इस मैप के द्वारा दिखाता हूँ। जो आप ये उस समय का भारत देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा राजपूत किंगडम यानी कि पृथ्वीराज चौहान का राज्य इस पूरे इलाके में था। राजपूत राजाओं को इन्होंने अलग अलग जगह पे कई युद्धों में हराया और इस पूरे इलाके पे अपना कंट्रोल कर लिया। और ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, जो आज का पाकिस्तान है, मुल्तान है, ये पंजाब है, ये अफगानिस्तान है, जहाँ से कि मोहम्मद गौरी आया था हिंदुस्तान पे आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद गौरी ने भी पाकिस्तान से होते हुए यहाँ तक पंजाब और मुल्तान के इलाके पे अपना अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान का राज्य पूरे राजस्थान, उस समय का हरियाणा और आधे पंजाब तक फैला हुआ था। सन 1175 से 1189 तक मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कई लड़ाइयां हुई, लेकिन हर बार मोहम्मद गौरी हारा। इतिहासकार बताते हैं कि इनके बीच में कुल 17 बार युद्ध हुआ था, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। अब मोहम्मद गौरी राज्य करता था मुल्तान और पंजाब के कुछ भाग तक। अब पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे कि उनका भी राज्य विस्तार हो जाए, लेकिन इससे पहले ही मोहम्मद गौरी चाहता था कि वो दिल्ली की सल्तनत पे काबिज हो जाए। तो यहाँ पे उसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने का मन बना लिया। इसी बीच पृथ्वीराज की जो सेना थी वो बहुत ही विशालकाय थी। तो जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करने के लिए आ जाता है तो दोनों ही सेनाएं टकराती हैं। सरहिंद किले के पास एक तराइन नामक जगह थी, वहां पे युद्ध होता है, और ये युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। ये एक प्रमुख लड़ाई थी जो मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच हुई थी। इसमें राजपूतों की सेना ने गौरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। गौरी के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे। जो भाग गया उसके प्राण बच गए, किंतु जो सामने आया उसे गाजर मूली की तरह काट डाला गया। इस युद्ध में सुल्तान मोहम्मद गौरी भी बुरी तरह घायल हो गया और उसे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बंदी बना लिया गया। समय होता ये था दोस्तों, अगर राजा घायल हो गया, उसको बंदी बना लिया गया, तो सेना कितनी भी विशाल क्यों न हो वो सरेंडर कर देती थी, भाग खड़ी होती थी। वो नेतृत्वविहीन सेना इस तरीके से मोहम्मद गौरी की भी भाग खड़ी हुई। राजपूत सैनिकों ने उसका 80 मील तक पीछा किया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई पलटवार करने की, और इस तरह से वो गजनी की तरफ भाग लिए। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ रुपए की संपदा हाथ लगी इन तुर्की शासकों से, और ये संपदा इन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों में बांट दी। इस विजय के बाद पूरे भारतवर्ष में पृथ्वीराज चौहान का नाम हो गया और उनकी वीरता और धीरता की कहानियां हर जगह सुनाई जाने लगी। अब क्या होता है दोस्तों, जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनकी पुत्री थी रानी संयोगिता।
ये पृथ्वीराज चौहान को कभी मिले भी नहीं थे आपस में दोनों, लेकिन ये आप इनके चित्र देखकर और इनकी कहानियां, वीरता की कहानियां सुन के ही इनसे प्रेम करने लगे। लेकिन राजा जयचंद तो पृथ्वीराज चौहान से खुन्नस खाते थे, वो कभी नहीं चाहते कि उनकी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हो। वो तो हमेशा ये चाहते थे कि चौहान को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए। तो इनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर का प्रोग्राम रखा और उसमें इन्होंने सभी राजपूत राजाओं को बुलाया, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया। और उनकी बेइज्जती करने के लिए उनकी एक सोने की प्रतिमा बनाकर इन्होंने अपने द्वार पे रख दी, द्वारपाल के रूप में। ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो वो आग बबूला हो गए और अपनी पूरी सेना लेके उन्होंने कन्नौज के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। जब संयोग रानी संयोगिता का स्वयंवर चल रहा था तो बहुत सारे राजा वहां आए हुए थे। तो इन्होंने किसी भी राजा के गले में वरमाला नहीं डाली। जो सोने की प्रतिमा द्वार पे लगाई थी पृथ्वीराज चौहान की, उन्होंने वरमाला सीधा जाकर उस प्रतिमा के गले में डाल दी और इस तरीके से इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपना वर चुन लिया। जब वहां पे पृथ्वीराज चौहान पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वरमाला उनके प्रतिमा के ऊपर डली हुई है, तो उन्हें पता चल जाता है कि संयोगिता ने उन्हें अपना पति चुन लिया है। तब ये वहां खड़े सभी राजाओं को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि देखिए, इन्होंने मुझे अपना पति स्वीकार किया है, अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो वो यहाँ पर आए और मेरे से युद्ध करे। लेकिन कोई भी राजपूत राजा उस समय इनके सामने नहीं आता है और इस तरीके से ये वहां से रानी संयोगिता को लेके चले जाते हैं। अब इससे तो जो राजा जयचंद है वो बुरी तरह से अपमानित होता है। वहां जो जितने राजपूत राजा थे वो भी अपमानित होते हैं। अब राजा जयचंद चाहता है कि वो किसी भी तरीके से पृथ्वीराज से इस अपमान का बदला ले। अब उधर मोहम्मद गोरी गजनी में जाके बैठा है, उसको प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था उसके बाद छोड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। वो इनकी शायद एक ऐतिहासिक भूल भी थी। अगर ये मोहम्मद गोरी को उसी समय खत्म कर देते तो शायद हिंदुस्तान पे मुस्लिम आक्रांताएं उस समय नहीं आते, शायद उसके कुछ समय बाद आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब मोहम्मद गौरी भी चाहता था कि वो पृथ्वीराज चौहान से बदला ले तराइन के प्रथम लड़ाई का। और यहाँ पे जब ये बात पता चलती है राजा जयचंद को, तो ये एक अपना दूत भेजता है मोहम्मद गौरी के पास गजनी में और उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हारे साथ चौहान के खिलाफ लड़ूंगा। मेरी शर्त यह है कि इस लड़ाई के बाद दिल्ली की सल्तनत तुम मुझे दे दो और जो पृथ्वीराज चौहान के साथ तुम्हें करना है वो तुम करो। अब दोस्तों देखो, गद्दार ऐसे होते हैं कि अपने प्रतिशोध और स्वार्थ की आग में ये अपने देश और जाति के स्वाभिमान को भी भूल जाते। ऐसा ही राजा जयचंद ने किया था कि घर का भेदी लंका ढाए, वो कहावत इनके ऊपर अप्लाई होती है। अब जब ये ऑफर मोहम्मद गौरी स्वीकार कर लेता है तो वो प्लान कर लेता है इनके ऊपर अटैक करने का। ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है तो वो और उनके जो राजकवि थे चंद्रवरदाई, वो बाकी राजपूत राजाओं से मदद मांगते हैं। लेकिन सारे राजपूत राजा तो उस स्वयंवर वाली घटना से काफी दुखी थे और इनके विरोधी बन गए थे। और फिर जयचंद के आदेश पे और उनके साथ वो खुद मोहम्मद गौरी की तरफ से इस लड़ाई में भाग लेते हैं। अब फाइनली 1192 ईस्वी में वही जगह तराइन, वहां पे ये दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। दोनों ही सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध होता है। गौरी की सेना की खासियत ये थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना की खासियत ये थी कि उनके पास हाथियों की एक सेना थी अच्छी खासी, 300 हाथी उनके पास थे। लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी के घुड़सवार ये करते हैं कि वो इन हाथियों के ऊपर बाणों से हमला कर देते हैं। और हाथी ऐसा जानवर होता है, अगर उसके ऊपर आप छोटा सा भी आघात कर दो तो वो बहुत जल्दी पागल हो जाता है। अब हाथियों पे जब बाणों की वर्षा हुई तो वो तिलमिला उठे और उन्होंने राजपूत सेना को ही रौंदना शुरू कर दिया। एक बात तो ये हुई इस लड़ाई में जो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध गई। दूसरा ये हुआ कि बहुत सारे राजपूत सैनिक जो हैं अपने ही राजपूत भाइयों को मार रहे थे, क्योंकि वो राजा जयचंद की तरफ से उस लड़ाई में लड़ रहे थे। एक तीसरा ये होता है कि इस लड़ाई को जो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने लड़ा था वो सभी नियमों के साथ लड़ा था। कि जैसे महाभारत के युद्ध में नियम था कि सूर्यास्त के बाद कोई किसी दूसरी सेना पे हमला नहीं करेगा, लेकिन मोहम्मद गौरी ने इस रूल को फॉलो नहीं किया। उसे पता था कि वो ये लड़ाई
जो एक तरीका है उससे नहीं जीत सकता, उसे यहाँ पे कुछ न कुछ छल करना पड़ेगा। तो उन्होंने रात के समय पृथ्वीराज चौहान की सेना पे हमला किया जब सारे सैनिक आराम कर रहे थे, और इस तरीके से पूरी राजपूत सेना में खलबली मच गई। और वही इस युद्ध का निर्णायक था कि पृथ्वीराज चौहान को वहां पे मोहम्मद गौरी के द्वारा बंदी बना लिया जाए। और इस हार के बाद गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारत पर अधिकार हो जाता है। यहाँ पे दो चीजें हुई दोस्तों। जो राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और उसके बाद बोला कि उसे दिल्ली की सल्तनत चाहिए थी, तो मोहम्मद गौरी के पास जब राजा जयचंद जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पृथ्वीराज चौहान मिल गया, तुम अपनी शर्त पूरी करो और मुझे दिल्ली का राजा बनाओ। लेकिन जयचंद बोलता है कि जो अपने राजपूत भाई का नहीं हुआ वो मेरा क्या हो सकता है, और ये कह के जयचंद की उसी समय हत्या कर देता है और कन्नौज पे भी अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। दूसरा दोस्तों, जब ये तराइन के मैदान पे लड़ाई चल रही थी, लेकिन रानी संयोगता उस समय दिल्ली के महल में थी, तो ये मोहम्मद गौरी इनका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको बोलता है कि तुम जाओ और दिल्ली के किले पे कब्जा करो। जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की तरफ चढ़ाई शुरू कर देता है, तो वहां पे रानी संयोगता और बाकी जो राजपूत वीरांगनाएं थी उनके साथ मिलके जौहर करती हैं। जौहर यानी कि अपनी आबरू, अपनी इज्जत को बचाने के लिए एक अग्नि का कुंड होता है, उसमें सारी की सारी राजपूत वीरांगनाएं कूद जाती हैं। दोस्तों, ऐसा हमारा इतिहास है हमारी वीरांगनाओं का, कि अपनी इज्जत बचाने के लिए आग की लपटों में कूद गई और जौहर किया। इसके बाद कहानी इस तरीके से बढ़ती है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले जाता है और यहाँ पे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का राजा बनाते थे। वहां पे जब ये देखता है कि पृथ्वीराज चौहान इनके साथ बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, इनके कोई गुलाम जैसा इनके अंदर कुछ दिख नहीं रहा कि ये मेरा बंदी भी है, तो जब ये इसको बोलते हैं कि तुम मेरे से, पृथ्वीराज चौहान को बोलते हैं कि तुम आंखें झुका के बात करो सुल्तान से, लेकिन ये तो भाई स्वाभिमानी राजा हैं, ये ऐसा नहीं करते। तो फिर वो गुस्से में गरम सलाखों से इनकी आंखें फुड़वा देता है और इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए भी मजबूर करता है। तरह तरह की यातनाएं इनको दी जाती हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान नहीं झुकते। इनके साथ उस समय इनके कवि और बचपन के दोस्त चंद बरदाई भी वहां मौजूद थे, वो भी यातनाएं झेल रहे थे। अब जब सुल्तान पृथ्वीराज से पूछता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो जब ये चंद बरदाई जी पृथ्वीराज चौहान को बताते हैं कि देखो तुम अभी भी मोहम्मद गौरी की हत्या कैसे कर सकते हो, यानी कि मैं, पृथ्वीराज चौहान को ये बोलते हैं कि मैं मोहम्मद गौरी को बोलूंगा कि मेरे जो सम्राट हैं वो धनुष बाण चला सकते हैं, एक जैसे जो शब्द भेदी बाण होता है कि जहां से आहट आएगी उस दिशा में वो अपना तीर चला सकते हैं। जब ये चंद बरदाई जी ये बात मोहम्मद गौरी को बताते हैं तो हंसने लगता है और बोलता है कि अंधा व्यक्ति कैसे तीर चला सकता है निशाने पे। बोला आपको अगर ये मेरे सम्राट की कला देखनी है तो आप दरबार लगाइए। मोहम्मद गौरी तो लगा लेता है दरबार, बैठ जाता है सिंहासन पे, और आगे यहाँ पे खड़े हैं पृथ्वीराज चौहान और उनके साइड में खड़े हैं चंद बरदाई जी। लेकिन चंद बरदाई इनको एक शर्त देते हैं गौरी को कि जब आप आदेश दोगे कि सम्राट अपना तीर चलाइए तभी ये तीर चलाएंगे, यानी कि आवाज जो आएगी कि सम्राट तीर चलाइए तो उसी दिशा में ये तीर चला देंगे। अब मोहम्मद गौरी शर्त पे राजी हो जाता है, तो वहां पे जो डिस्टेंस होती है जिसपे सुल्तान बैठा होता है पृथ्वीराज चौहान से, उस डिस्टेंस को बताने के लिए एक दोहा पढ़ते हैं उस समय चंद बरदाई जी। वो दोहा होता है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस दोहे के माध्यम से जैसे ही सुल्तान बोलता है कि सम्राट तीर चलाओ, उसी शब्द के ऊपर ये अपना तीर चला देते हैं। वो तीर सीधा जाके मोहम्मद गौरी की गर्दन में लगता है और इस तरीके से मोहम्मद गौरी का वध हो जाता है। अब इसके बाद जो पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद बरदाई जी ने महाकाव्य, उसके आधार पे चंद बरदाई जी और पृथ्वीराज चौहान दोनों एक दूसरे को मार लेते हैं और इस तरीके से वीरगति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये सारी कहानी थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।